નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. મહાજંગનું મહાપરિણામ જે પ્રમાણે આ જે ચર્ચા ચાલી રહી છે, કારણ કે એ દિવસની રાહ જોવાતી હતી. ચૂંટણી કમિશને ઘણો લાંબો સમય આ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને આપ્યો, પરંતુ 4 જૂને જે પરિણામ આવવાના હતા એની રાહ જોવાતી હતી અને આખરે ઘડીઓ આવી પણ ગઈ. પરિણામો પણ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા. પણ ક્યાંક જે શોકિંગ એટલા માટે કે રાજકીય વિશ્લેષકો પણ વિચાર કરી રહ્યા છે કે જનમત કે જનાદેશ આ પ્રકારનો જે આવ્યો છે, નો ડાઉટ પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે એનડીએ હોય, ઇસ બાર 400 કે પાર એવું કે, પણ જો કદાચ 400ની 300 પણ ન આવે તો પછી રાજકીય વિશ્લેષકો કહે છે આના માટે ચોક્કસ એક વિશ્લેષણ થવું જોઈએ. સાથે જ ઇન્ડિયા ગઠબંધન જે એક સારું પરફોર્મન્સ બતાવી રહ્યું છે, અને 293 પર જ્યારે એનડીએ છે ત્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધન 232 પર છે. એટલે સવાલ એ થાય છે કે આ વખતના જે પરિણામો છે એને ક્યાંક ચોક્કસ અપેક્ષા કરતાં થોડા અલગ છે. જે પ્રમાણે ક્યાંક એક્ઝિટ પોલ આવ્યા હતા અને એક્ઝિટ પોલમાં જે પરિણામો જે બતાવતા હતા કે બહુમતી જે એનડીએની બતાવતા હતા, જે પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ બતાવવામાં આવતી હતી, એ પ્રમાણે ક્યાંક દેખાતા નથી. યુપીમાં જબરજસ્ત બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ એક બદલાવ એ જોવા મળી રહ્યો છે કે 10 વર્ષ બાદ કોંગ્રેસે ખાતું ખોલાવવામાં અને ગાબડું પાડવામાં સફળ રહ્યા છે. ગેનીબેન ઠાકોર વિજયી થયા છે. અને સાથે જ એ સિવાય પણ જે ક્ષેત્રીય દળો છે, એટલે કે સ્થાનિક જે પક્ષો છે, એમનો દબદબો ક્યાંક જોવા મળ્યો છે. કેમ જનતાનો આ મૂળ અથવા કયા આધારે જનાદેશ આ જોવા મળ્યો છે, એના મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે લોકમંચમાં. મારી સાથે જોડાયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અશ્વિન બેંકર છે. અશ્વિનજી, સ્વાગત છે આપનું. સાથે જ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડોક્ટર નિકુલ પટેલ છે. નિકુલજી, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર. સાથે રાજકીય વિશ્લેષક અને એક વરિષ્ઠ પત્રકાર કહી શકીએ, ઘણી બધી ચૂંટણીઓનું જેમણે વિશ્લેષણ કર્યું છે, એવા યોગેશ ચુડગર મારી સાથે છે. યોગેશભાઈ, સ્વાગત છે આપ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. નિલેશ ધોળકિયા આમ તો પોતાને આમ આદમી ગણાવે છે, એક નાગરિક ગણાવે છે, પરંતુ રાજકીય વિશ્લેષક છે, પત્રકાર છે. એવા નિલેશભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. સૌને શુભરાત્રી. જી. અને यूपी થી डॉक्टर रमेश वर्मा हमारी साथ जोड़ा है. रमेश जी, आपका भी स्वागत है गुजरात न्यूज के लोकमंच कार्यक्रम में. जी रमेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर दिल्ली जाना है तो वो रास्ता यूपी से होकर जाता है. पिछली बार 2019 में बहुत काफी अच्छा परफॉर्मेंस है जो भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला. इस बार क्या हुआ यूपी में, जनता का मूड कैसा रहा रमेश जी? निश्चित रूप से जनता का मूड बड़ा साइलेंट था, लोग उसको समझ नहीं पाए. लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय दे करके बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि जैसे कि कैंडिडेट का जो चयन हुआ, मुद्दे हुए, और उन्होंने ये भी किया कि बीजेपी ने जो मुद्दा उछाला उसका जवाब भी दिया. एक बात तो स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी जब यूपी में बढ़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो धर्म और मंदिर को लेकर के चली, विकसित भारत को लेकर के चली, लेकिन धीरे धीरे उसके मुद्दे बदलते गए. लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का मुद्दा बहुत तेजी से उछाल दिया. जब ये हुआ कि 400 पार, 400 पार, और कुछ नेताओं के बयान आए कि हम संविधान में बदलेंगे, तो उस आरक्षण का मुद्दा उठा करके कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ का मुद्दा जो उठाया, उससे जो है बीजेपी एक तरीके से बैक फुट पे आ गई, डिफेंसिव में आ गई. और प्रधानमंत्री और अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार ये सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, हम आरक्षण बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे, हम बिल्कुल आरक्षण नहीं खत्म करेंगे. और अगर अंबेडकर जी भी उतर आवे तब भी जो है तो रमेश जी, यूपी की जनता ने कैसे मान लिया कि ये आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदल जाएगा? यूपी की जनता ने कैसे मान लिया? बीजेपी के नेताओं ने ही जब ये बात कही कि हम इसलिए 400 बदलना, इवन मेरठ में जो टीवी के राम थे, अरुण गोयल, जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये बात कह दी. उन्होंने कहा कि भाई हम 400 पार जा रहे हैं और हम संविधान में जरूरत पे बिल्कुल संशोधन करेंगे. तो ये सब बातें आई.
इसकी जो है सफाई दी बीजेपी ने, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात ये भी थी कि अखिलेश ने, माने समाजवादी पार्टी के नेता ने पीडीए की चाल चली। उनका जो एक एमवाई फैक्टर था, मुस्लिम और यादव, उनको एक कंट्रोल कर दिया। मुश्किल से 5 लोगों को मुस्लिम में और कुछ ऐसे ही लोगों को यादव में वोट दिया। बाकी उन्होंने पीडीए हर जगह पर उन्होंने पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटीज का जो गेम खेला, खासतौर से पिछड़ों का, तो पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स कर रही थी बीजेपी, उसका करारा जवाब बड़े अच्छे ढंग से जो है समाजवादी पार्टी ने दिया। और उसने अपने इस गोल में, अपने इस पिच में बीजेपी को पास लिया। और पीडीए जो माने पिछड़ा दलित थे लोग, वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी से जुड़े और उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। ये और डॉक्टर रमेश वर्मा, योगी जी क्या कर रहे थे? क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, यूपी में गुंडा राज खत्म किया है। फिर मोदी जी के बाद कौन? हाँ, देखिए, योगी जी 2 काम कर रहे थे। योगी जी 2 काम कर रहे थे। एक तो मोदी जी की के नेतृत्व की सराहना कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि गारंटी जो है मोदी की गारंटी ही है, मोदी ही मुमकिन है। दूसरा जो योगी ने काम किया, वो राम मंदिर के मुद्दे को उछालने का काम किया। और वो राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं। उसमें ये तक उन्होंने कहा कि एक और राम भक्त है और दूसरे ओर जो है रामद्रोही है। माने राम भक्त माने देशभक्त है और रामद्रोही माने देशद्रोही है। वो हर जगह कहते रहे कि इस बार जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में चुनाव है। वो ज्यादातर अपनी बात को ये कहते रहे। और दूसरी ओर जो माफिया थे, उनको लेकर के वो चर्चा करते रहे कि हमने मिट्टी में मिला दिया और ये विपक्षी लोग बाता कुर्सी करने वहां जाते हैं। ये मैंने उनकी जो घेराबंदी थी, वो सिर्फ इसी घेराबंदी में रही, जिसके कारण जो है योगी भी अपना वो जो इम्पैक्ट है वो जनता में नहीं दे पाए। अच्छा, एक फायदा ये भी हुआ वर्मा साहब, डॉक्टर वर्मा, कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठे, उसका ये रिजल्ट है, इसका परिणाम जो सीधा मिला। बिल्कुल, देखिए एक बार 2017 में भी ये ओके वर्मा साहब यहाँ रोकूंगा। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, उनको सुनते हैं। जेपी नड्डा। नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत।